दोस्तों नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री मोदी की अपनी राजनीति का कोई भविष्य नहीं है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह लगने लगा है कि मौजूदा वक्त में मोदी के आसरे हर चुनाव में जीत मिल तो जाती है, लेकिन इस लकीर को अगर आगे खींचते चले गए तो भविष्य में कुछ भी नहीं बचेगा? क्या इस दौर में संघ यह महसूस करने लगा है कि हिंदुत्व के नाम पर जो वोट मिलते थे अब उसकी उम्र पूरी हो चली है? या फिर इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की अपनी राजनीतिक बिसात अब इस मामले में थक हार चुकी है कि वो आरएसएस से टकराए, या फिर आरएसएस के भीतर ही घमासान वो तेज कर डाले? और इन दो परिस्थितियों के भीतर में दो बड़े सवाल, खास तौर से चुनावी जीत और आरएसएस का भविष्य। क्या इसी आसरे पहली बार सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री मोदी, या कहें प्रधानमंत्री मोदी की बिसात पर चल रही राजनीति आपस में टकरा रही है? शायद ऐसा है नहीं, क्योंकि भारत की राजनीति में जब जब आप चाहे जनसंघ को देखिए चाहे बीजेपी को देखिए, आपको हमेशा यह महसूस होगा कि आरएसएस से ज्यादा राजनीति करने की ताकत ना तो जनसंघ में रही और ना ही बीजेपी में है। यानी संघ की बिसात पर बीजेपी सिर्फ एक मुहरा भर है, और इसको लिए अतीत के चंद पन्ने भी खोलने होंगे और मौजूदा वक्त की हकीकत भी आपको समझनी होगी, जो राजनीतिक तौर पर अब भविष्य तलाशने की दिशा में बढ़ चुकी है। और यह सवाल कोई आज का नहीं है कि आरएसएस बीजेपी के पॉलिटिकल विंग से तब तब टकराता है जब जब बीजेपी के पॉलिटिकल विंग के सामने संकट आ जाता है, और उस संकट के आसरे भविष्य पर निगाहें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की होती है। शायद इसीलिए जिस हिंदुत्व के आसरे, जिस राजनीतिक दिशा में बीजेपी लगातार बढ़ती चली जा रही थी, उस पे सबसे बड़ा ब्रेक तो जनता ने अयोध्या में चुनावी हार के साथ बीजेपी के सामने रख डाला। और उत्तर प्रदेश जो एक पॉलिटिकल प्रयोगशाला के तौर पर चल रही थी, वहां पर बीजेपी की हार ने एक संदेश संघ को भी दे डाला कि जब वह योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ी है और योगी आदित्यनाथ इस दौर में दिल्ली से टकरा रहे हैं, तो फिर कमजोर कोई भी हो, सत्ता हाथ से निकल जाएगी। मैसेज दो है। पहला मैसेज है, अब स्वयंसेवक हो या सरसंघ चालक मोहन भागवत हो, वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या बीजेपी का एमएलए एमपी हो, सबको हिंदुत्व चाहिए, लेकिन सत्ता के साथ चाहिए। और सत्ता दिला पाने की ताकत ना आरएसएस के किसी चेहरे में है, ना आरएसएस द्वारा खड़े किए गए किसी चेहरे में हो सकती है। खास तौर से तब जब हिंदुत्व को लेकर बड़ी बहस सनातन और इस देश के अलग अलग मंदिरों की खोज के आसरे बड़ी होती चली जा रही है। तो ऐसे में हमें लगता है अब आरएसएस के उस राजनीतिक पन्नों को खोलना चाहिए जहां पर आप समझ पाएं कि सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता का विरोध करना क्यों जरूरी होता है, और विपक्ष की भूमिका यहां पर क्यों गायब हो जानी चाहिए। इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत है नहीं। याद कीजिए 1974 में देवरस उस समय आरएसएस के संघ प्रमुख यानी मुखिया हुआ करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण को समझाया था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कैसी राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, और समूचा स्वयंसेवक उस वक्त जेपी आंदोलन को सफल बनाने में लग गया। अगर उस पन्ने को याद इस दौर में आप सही नहीं मानते हैं तो फिर याद कीजिए 2001 और 2002 जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस दौर में स्वदेशीकरण का नारा लगाते हुए आरएसएस ने वाजपेयी की आर्थिक नीति का जिस तर्ज पर विरोध किया, उसमें स्थिति ऐसी आ गई कि उस वक्त के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को गद्दी छोड़नी पड़ी। और यह भी शायद भारत की राजनीति का एक अनूठा सच है कि स्वदेशी का जो जिक्र आरएसएस 2001-2002 में कर रही थी, उस वक्त एक तिकड़ी काम किया करती थी। एक तरफ गोविंदाचार्य थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी थे, मदन दास देवी थे, और उसके जरिए यह बात निकल कर आई थी कि इस देश के भीतर इकोनॉमिक सुधार यानी आर्थिक रिफॉर्म जो हो रहे हैं वो कम से कम विदेशी पूंजी के आसरे नहीं होने चाहिए, और स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में जो भी विदेशी पूंजी आई जा रही है उसको आपको नहीं अपनाना चाहिए। और 20 बरस के बाद नहीं बल्कि 2014 के बाद इस देश के भीतर में उन तमाम क्षेत्रों में विदेशी पूंजी आती चली गई, पश्चिमी
पूंजी के आश्रय इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और आरएसएस ने चुप्पी थाम ली? क्या वाकई कोई विचारधारा 10 बरस के बाद बदल जाती है? आरएसएस की राजनीतिक जरूरत अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर उस वक्त जो थी और मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी को लेकर जो है, दोनों के बीच की राजनीति की महीन लकीर पर आज आप चलना शुरू कीजिए। तब आप समझ पाएंगे कि मौजूदा वक्त में संघ की जो राजनीति है उसके दायरे में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा वह भी आता है। आने वाले वक्त में हिंदुत्व की कौन सी लकीर खींची जाएगी यह भी आता है। और फिर नरेंद्र मोदी के साथ कौन सा शख्स नए चेहरे के तौर पर आने वाले वक्त में सरकार को संभालेगा यह भी आता है। 3 चेहरे मौजूदा वक्त में हिंदुत्व को लेकर सामने खड़े हैं। एक चेहरा योगी आदित्यनाथ का है, एक चेहरा नरेंद्र मोदी का है, तीसरा चेहरा मोहन भागवत जी का है, यानी सरसंघ चालक, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इन तीनों के आश्रय अगर आप बीजेपी के भविष्य या संघ की विचारधारा के आश्रय इस देश में राजनीतिक लकीर को खींचने की जैसे ही आप कोशिश करेंगे तो आपके सामने एक सवाल तो यह जरूर होगा, क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं? दूसरा सवाल यह होगा कि योगी आदित्यनाथ की प्रयोगशाला में ही सेंध इस देश की जनता ने यह कहकर लगा डाली कि आप अयोध्या में राम मंदिर चाहे बनाएं, लेकिन जनता से जुड़े सवालों को आप भूले नहीं जो आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण है। इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी कुछ मॉडरेट होते हैं, लेकिन उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हैं तो फिर इस देश के तमाम मस्जिदों में तमाम दरगाहों का जिक्र मंदिरों के आश्रय होना शुरू होता है। मामला अदालत तक भी जाता है और इस दौर में मोहन भागवत एक लिबरल नेता के तौर पर नजर आने लगते हैं। तो आइए आज इस उलझन को सुलझा दिया जाए, लेकिन उससे पहले जरूरी है खुद सरसंघचालक क्या कह रहे हैं सुना